नमल। मैंने ये सारी बातें फारिस मामू को बताई तो उन्होंने अमर से ये पूछा। ये बात अहमद ने उन्हें बताई कि उसके वालिद ने नहीं, कारदार्स ने खबर के बेटों को मारा था, क्योंकि फारिस मामू ने खुद इस दिन खबर को जाने दिया था जुमर के कहने पे। हालांकि बाद में खबर ने जुमर पे भी गोली चलानी चाहिए, मगर उन्होंने अमर से कहा कि वो उसे जाने दें, वरना खबर उसको उकसाकर उसे कहेगा कि मुझे मार डालो, और यूँ अमर मुजरिम बन जाएगा। इंतकाम का चक्कर उल्टा होगा। खबर का तीसरा बेटा अभी जिंदा है, वो अमर को जीने नहीं देगा, मगर अमर ने बात नहीं मानी। उसने ही किया है जो भी उसने किया है खबर के साथ। खबर के एक्सीडेंट और कॉलेज के बारे में तो आप सब ने हाशिम के ट्विटर पे पढ़ लिया होगा। खैर, मुझे खबर से कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए मैंने उसके बेटे को सब बता दिया ईमेल करके। फारिस मामू भी सुबह उधर ही गए हैं। वो एक दफ़ा, तुमने उसे कॉपी क्यों नहीं किया? हम उसे कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते थे, साथी झुंझलाया था। खबर से वहाँ किसी को दिलचस्पी न थी। भाई, वो कॉपी नहीं हो रही थी और मैंने वो बहुत संभाल कर रखी थी। हुनैन, जुमर ने सर उठाकर उसे देखा। किस किस को इल्म था कि वो तुमने कहाँ रखी है? किसी मुलाजिम ने देखा था तुम्हें वो रखते हुए? नहीं जुमर, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी जगह, उस दराज की चाबी की जगह मेरे सिवा कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता। वो सच कह रही थी। पहले वो फ्लैश ड्राइव खाली निकली और अब ये सारे सबूत गए। शायद यूसुफ इतनी भयानक और तारीख चीज़ें रखने के अहल ही नहीं है। नैन ने दिल गिरफ्तगी से एक और सच बोला। साथी ने नफी में सर हिलाया। मुझे यकीन है। जब सोनिया की सालगिरह की रात मैंने हाशिम के कमरे में जाकर वो फ्लैश ड्राइव कॉपी की थी, तो उसके अंदर काफ़ी सारा मवाद मौजूद था। मेमोरी तकरीबन फुल हो गई थी और अब उसमें फ्रोज़न के सिवा कुछ नहीं है। यकीनन किसी ने अहम डॉक्यूमेंट्स उसमें से मिटा दिए हैं। कोई मेरी नाक के नीचे से, मेरी फ्लैश से कैसे कुछ मिटा सकता है? जैसे कोई तुम्हारी दराज से कार्ड निकाल कर ले जा सकता है। यकीनन इस शख्स को हाशिम ने भेजा होगा और उसे इस फ्लैश का पासवर्ड मालूम होगा। ना हम खुद महफूज हैं, ना हमारे घर। साथी तलखी से कहता उठ खड़ा हुआ। हुनैन ने बेइख्तियार जुमर को देखा था। अब क्या होगा? ट्रायल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ज़रा देर बाद जुमर ने चेहरा उठाया तो लगता था वो खुद को कदरे संभाल चुकी है। पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं ट्रायल्स। मुखालिफ लीग ट्रायल शुरू होने से कबल ही हमारे सबूत मिटा देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वो बालों को लपेट कर जोड़े की शक्ल देती इन जगह से उठी। हमारे पास हमारी जुबानें, हमारे दलाइल और हमारे गवाह मौजूद हैं। ट्रायल होगा और ज़रूर होगा, और उसे हम ही जीतेंगे। और अगर ना भी जीत सके तो कम अज़ कम। उसने संजीदगी से हुनैन को देखा। इट वुड बी वर्थ ट्राइंग। आज योर ऑनर। हुनैन ने सर झटका। इर्द गिर्द चलता मंजर बिजली जाने पे बंद होने वाली टीवी की तरह गायब हो गया। वो ज़रा संभल कर सीधी हुई। कमरा अदालत उसके इतराफ में आ बसा था और वहाँ सब दम साधे जुमर को सुन रहे थे, जो जज के चबूतरे के सामने खड़ी बात का आगाज कर रही थी। यहाँ से उसकी पुश्त नजर आती थी। स्याह कोट के ऊपर घुंघराले बाल आधे बंधे गिरे थे और वो वक्फे वक्फे से कान के पीछे एक लेट अड़सती थी। मेरे मोकल सादी यूसुफ की कहानी 21 मई को नहीं शुरू होती थी, ये उससे बहुत पहले शुरू हुई थी। चेहरा मोड़े बगैर सादी की तरफ हाथ से इशारा करते उसने बात जारी रखी। वो बस जख्मी आंखों से सामने देखे गया। जो सादी यूसुफ इस वक्त कमरा अदालत में इंसाफ का ताले बनकर बैठा है, ये वो साथी नहीं है जिसको उसके घर वाले गुज़िश्ता कई बरसों से जानते हैं। वो साथी और था। वो जिंदा दिल था, लोगों को माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला था। मुल्क की खिदमत का जज्बा लेकर उसने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया था। वो एक मेहनती और काबिल नौजवान था। उसके पास टैलेंट था, हुनर था, जहानत थी। अगर उसको काम करने दिया जाता, उसको मौके मिलते, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। मगर योर ऑनर, हमारे मुल्क के नौजवानों को अगर इसी तरह फलने फूलने दिया जाए तो मारूफ और अमीर IPPs के आतिशान ठंडे ना पड़ जाएं। अगर इन नौजवानों को यूं ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे मेहनत और लगन से काम करने की इजाज़त दे दी जाए, तो वक्त के फिर उनकी गुलामी कौन करेगा? टांग पे टांग जमाए बैठा हाशिम गाल तले उंगली रखे इत्मीनान से जुमर को देख रहा था। आखिरी बात पे आगे झुका, नोट पैड उठाया और उस पे चंद अल्फाज तहरीर किए। साथी यूसुफ, गरीब कार्ड, मुहिब वतन कार्ड। नोटिस लेकर उसने पैड साइड पे डाल दिया और तवज्जो से सुनने लगा। वो अब चबूतरे के सामने चलते हुए कह रही थी, हाथ हिलाकर दाएं से बाएं टहलती। साथी यूसुफ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उसकी मासूमियत थी। उसने समझा कि शायद दूसरे लोग भी उसकी तरह होते हैं। उनको अल्लाह का खौफ दिलाओ तो वो सुधर जाते हैं। और इसी ख्याल के तहत वो 21 मई की सुबह हाशिम सरदार के बुलाने पे उसके ऑफिस गया। योर ऑनर, वो वहाँ
पर उनसे झगड़ा करने या उनको मारने की नीयत से नहीं गया था, बल्कि वो वहाँ उनको कानून की हुर्मत का एहसास दिलाने गया था। हाशिम संजीदगी से सुनता रहा, चेहरे पे वही तासुरात बरकरार रहे। इस मौके पे हाशिम सरदार ने साथी यूसुफ को 30 करोड़ रुपए लेकर अपना मुंह बंद करने की पेशकश की, जिसे उसने ठुकरा दिया। ये उसी वक्त था जब मुलजिम नौशरवान सरदार से उसकी दाल कलामी हुई, मगर न ही साथी यूसुफ ने किसी पे हाथ उठाया, न लंबी तकरार की, बल्कि चंद अल्फाज कहकर वो वहाँ से चला आया। एक 25 साल के नौजवान के ख़ानदान की औरतों के बारे में नाज़ेबा बातें कही जाएं तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो मुखालिफ का मुंह न तोड़ दे, मगर सादी यूसुफ ने ज़ुबानी तलखी के सिवा कुछ नहीं किया। वो कानून तोड़ने वालों में से नहीं था, वो कानून की बालादस्ती और इंसाफ कायम करने के लिए उनको नसीहत करने गया था। किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई से पहले वो खैर का एक आखिरी रास्ता दिखाने गया था उनको। शायद कि वो नादिम हों, शायद कि वो पलट आए तो उनकी सज़ा में कमी हो जाए। ऐसा था हमारा साथी, दुश्मनों का भी खैर ख्वाह। जुमर ने रुक कर चेहरा मोड़ा। साथी अब सर झुकाए बैठा था, सब खामोशी से उसे देख रहे थे। हाशिम अलबत्ता इन नाक से पैर पे अल्फाज का इजाफा कर रहा था। करैक्टर स्केच, मसीहा, हमदर्द, गरीब बमुकाबला अमीर। मुख्तसर ये कि फरिश्ता कार्ड खेल रही है प्रोसिक्यूटर, और उसका दिमाग जुमर के कार्ड का तोड़ सोच रहा था। पहले नोट पैड पे नजरें जमाए वो जुमर की बातें सुन रहा था, मगर बार बार ध्यान बढ़ सा जाता था। नोट पैड के सफ़े बिल्कुल जर्द थे, सूरजमुखी के फूलों जैसे जर्द, और इस जर्दी में बहुत से बल्ब जगमगाने लगे थे। 2 माह पहले उसके ऑफिस का कॉरिडोर सुबह के बावजूद जर्द बत्तियों से जगमगा रहा था। वो तेज तेज चलता जा रहा था। जहन में डॉक्टर एमन की बातें गूंज रही थी। वो जमा तफ्तीक कर रहा था, जोड़ तोड़ कर रहा था। अपने ऑफिस के दरवाजे पे वो ठहरा, चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट डर आई। मूड एकदम अच्छा हो गया। रेड, उसने मुस्कुराकर ऑफिस में कदम रखा। वो जो कुर्सी पे बैठी थी चौंक कर मुड़ी, फिर खड़ी हो गई। चेहरे पे बदिक्कत फीकी सी मुस्कुराहट लाई। सुर्ख रुमाल सर पे लपेट कर गर्दन के पीछे घेरा लगाए हुई थी, और कानों में आंसू शक्ल के सुर्ख याकूत लटक रहे थे। सब स्माइल आंखें बेख्वाबी के बायस अंदर से गुलाबी पड़ रही थी, मगर फिर भी वो संभल कर मुस्कुरा रही थी। ग्रेम रीपर। हाशिम उसी तरह से तखातुब पे हल्का सा हंसता अंदर आया और मेज़ के पीछे जाकर कोट का बटन खोलते हुए अपनी कुर्सी संभाल ली। मुझे इस नाम से पुकारना बंद कर सकती हो आप ही? कुर्सी को मेज़ के करीब लाते उसने चंद चीज़ें उठाकर उलट पुलट की। चेहरे पे वही वजह मुस्कुराहट थी। सारा माहौल गोया मुअत्तर हो गया था। आबदार धीरे से कुर्सी पे वापस बैठी। उसकी गुमसुम निगाहें हाशिम के चेहरे पे जमी थी। नाश्ता किया? क्या मंगाऊँ तुम्हारे लिए? मैं समंदर की गीली रेत पे लेटी थी। मेरा अंदर पानियों में डूब चुका था। वो किसी गहरे ख्याल में बोल रही थी। क्या फेफड़े और क्या दिल, सब पानी था। ऐसे में कोई मेरे ऊपर झुका था। उसकी शर्ट की पुश्त पे नन्हा सा सीप चिपका था। इस सीप में 3 रंग थे, गोया रगों की तरह उभरे हुए थे। तब मैंने उसे फरिश्ता समझा था, मौत का फरिश्ता। मगर उस मौत के फरिश्ते ने मुझे नई जिंदगी दी। वो जो फ़ोन उठाकर ऑर्डर करने लगा था, रिसीवर वापस डालकर मुस्कुराकर उसे देखने लगा। वो गुमसुम सी दीवार को देखती बोल रही थी, और अब वो चाहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँ। हाशिम मुस्कुराता रहा, जबकि एक दुनिया उसे शैतान कहने लगी है। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई। दिमाग को यह भग से उड़ा। उसने लब खोले, मगर फिर भींच लिए। समझ नहीं आया क्या कहे। और वो चाहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँ। समर वेडिंग या स्प्रिंग वेडिंग? अभी की गुमसुम निगाहें उसके चेहरे पे आ ठहरी। समर वेडिंग या स्प्रिंग वेडिंग, यही पूछा था ना तुमने? अभी तुम सोचने के लिए वक्त ले सकती हो, और फिर मैं वो औरत बन जाऊंगी जो शहर के 7वें एलिजिबल बैचलर की मलका बनकर उसकी ज़िंदगी में आएगी, और उसके साथ हर जगह, हर तस्वीर, हर मैगजीन कवर पे खड़ी होगी। उसके साथ स्याह ग्लासेस लगाए काले शीशों वाली लंबी गाड़ी से निकल कर लोगों के सामने आएगी। वो आगे हुई। मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में आंच थी, सुर्खी थी, मगर लोग सामने सुर्ख कालीन बिछाकर उसके इंतजार में फूल लिए नहीं खड़े होंगे। लोग पोस्टर्स और बैनर्स उठाकर खड़े होंगे। रिपोर्टर्स माइक लहरा लहरा कर पूछेंगे कि सादी यूसुफ की जिंदगी का खून करने के बाद तुम लोग सर उठाकर कैसे जी रहे हो?
वो सब झूठ है। मैंने उसको सिर्फ अगवा किया था, मगर उसके खानदान के अफराद हमने कत्ल नहीं किए, ना ही शेरू ने उसे गोलियां मारी थी। वो तिलमिलाकर बोला था, उसे नियाज बेग ने मारा था। मैं सिर्फ उसे उसके दुश्मनों से महफूज रखना चाहता था, मगर वो इतना नाशुक्रा है कि शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ते चेहरे के बायस वो बोल ही नहीं पा रहा था। वो नाशुक्रा है या शुक्रगुजार, वो बोल रहा है और दुनिया उसको सुन रही है, दुनिया उसको देख रही है, दुनिया उसके इंकशाफात से लुत्फानंदोज हो रही है। उसका केस अगले 20 साल अदालत में चलेगा, मगर 20 साल किसने देखे हैं? वो तड़प कर बोली थी, मेरी ज़िंदगी के तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी के पहले 2 साल, वो क्रीम ईयर्स वो ले लेगा। कम से कम 2 साल तो मीडिया और लोग उसको याद रखेंगे ना। मैं 2 साल तक अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात पढ़ती रहूँगी। वो बोलता रहेगा और लोग उसे सुनते रहेंगे। मैं जब घर से निकलूँगी, पब्लिक मुझे नफरत से देखेगी, क्योंकि वो तुम्हारा और नौशरवान का मीडिया ट्रायल कर चुके होंगे। पब्लिक तुम्हें मुजरिम करार दे चुकी होगी। उनकी बातें मुझे घर में कैद कर देंगी। मैं बाहर तक नहीं निकल सकूँगी। सुना तुमने, जो जुर्म तुम पे साबित हुआ है, वो जेल मुझे हो जाएगी। हम किसी और मुल्क चले जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। वो आगे को हुआ जल्दी से कहने लगा, लेकिन अगर तुम कातिल नहीं हो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो हम क्यों भागे? अगर तुम और नौशरवान बेकसूर हों तो उसकी जुबान बंद क्यों नहीं करते? आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे थे। गोद में रखे उसके हाथ हौले से कँपा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो बज़ाहिर जज्बाती चेहरा बनाए कहे जा रही थी, उनको चुप होना होगा हाशिम, वरना तुम्हारे ख़ानदान से खुद को कभी मुंसलिक नहीं कर पाऊंगी मैं, जब तक ये गंदगी तुम्हारे साथ है। मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? वो आगे होते हुए बोला। बार बार वो सर झटकता था, कभी उंगलियां बाहों को साकर खोलता था। उनको चुप कराओ, पब्लिक राय को बदलो। अगले अल्फाज कहने से पहले उसने दिल में कहा था, वो तुम्हारे लिए फारिस गाजी ये कभी नहीं करेगी। अपना दिफा करो, अपनी बेगुनाही साबित करो, यूं कि दुनिया मान जाए तुम सच्चे थे, तुम्हारा भाई सच्चा था। मीडिया, सोशल मीडिया, नौजवान सब उसके साथ खड़े हैं। वो मशहूर होता जा रहा है, वो हीरो बन रहा है, क्योंकि उसका मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, तुम्हारा हो रहा है। तुम पहले ही ट्रायल की जद में हो, तो आप उसको घसीटो ट्रायल में। हाशिम कारदार, उसने मेज़ पे हाथ रखकर आगे झुककर उसकी आंखों में देखकर कहा, उसको अदालत में लेकर आओ और उसके सारे इल्ज़ामात का तोड़ करो, उसको वहाँ तबाह करो, उसको झूठा साबित करो। मगर ऐसा करने के लिए तुम्हें उसके साथ एक कोर्ट रूम में खड़ा होना होगा, और फिर जब खुद को दुनिया की नज़रों में बरी करवा लो और चूंकि तुम बेगुनाह हो तो करवा ही लोगे, तब मुझे प्रपोज करना। मैं अपना फैसला तब तक के लिए महफूज रखती हूँ। और फिर वो उठ खड़ी हुई। इफ़ यू वांट मी, अर्न मी। अपना पैर दबोचने वाले अंदाज में उठाया तो उसे दिल गिरफ्ती से खुद को देखते छोड़कर वो बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद करके वो तेज़ी से हलीमा की मेज़ पे आई, पानी की बोतल उठाई और फटाफट पानी पीती गई। हलीमा बेइख्तियार काम से सर उठाकर उसे देखने लगी। भाभी ने बेतरतीब सांसों के दरमियान बोतल वापस रखी और आस्तीन से तर पेशानी पहुंची आगे बढ़ गई। अंदर बैठे हाशिम का सारा मूड खराब हो चुका था। वो टाइप ढीली किए सोचती नज़रों से खाली दीवार को देख रहा था। आज योर ऑनर, हुआ यूं कि जुमर की आवाज़ दूर किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। हाशिम ने जहन से तमाम ख्यालात को झटक कर निगाहें उठाई और खुद को वापस कमरा अदालत में ले आया। वो जज के चबूतरे के सामने खड़ी थी। यहाँ से उसका नीम रुख दिखाई देता था। घुंघराली गेट गाल को छू रही थी और भूरी आंखें जज के चेहरे पे जमी थी। सब खामोशी और महवियत से उसे सुन रहे थे। वह यूं कि 21 मई की शाम, जब एक खुश बाश जिंदगी से भरपूर सादी यूसुफ घर वापस आता है और अपने सारे खानदान को डिनर पे मदऊ करता है, इस वक्त भी उसको खानदान के उस एक फर्द का भी ख्याल होता है जो वहाँ नहीं जाएगा। डॉक्टर सारा, जो खुद को खानदानी झमेलों से दूर रखती हैं। इस वक्त वो उनको वहाँ बुलाता है, उनको अपने खानदान और ज़िंदगी की तरफ लौट आने के लिए मनाने, उनको उनके असल दुश्मनों की खबर देने, क्योंकि अब उसके पास सबूत भी थे। मगर वहाँ उस तारीख गली में उसका पीछा करने, उसको धमकाने और ज़ुबानी तल्ख कलामी का बदला गोली से लेने के लिए मुलजिम नौशरवान कारदार आता है, और वो इस वक्त तक वहाँ से नहीं जाता जब तक वो सादी के जिस्म में 3 गोलियां बेबस करके उसको मार पीट कर नीम मुर्दा हालत में नहीं पहुँचा चुका होता। योर ऑनर, पुलिस और गवाहों को
खरीद कर मेरे जख्मी मोक्कल को अस्पताल से गायब करवा देने के बाद उसे 8 माह और 1 दिन तक हस्बे वेजा में रखने का जिम्मेदार नौशरवान करदार है। हाशिम करदार उसका एक मामन था, मगर असल मुस्लिम नौशरवान करदार है। ये सब कुछ उसके हुक्म पे और उसकी इमा पे हुआ। अमीर लड़कों का यही मसला है, अगर उनके नाम के आगे कांजू, जुतोई, कारदार या तालपुर लगा हो तो उनको किसी दूसरे नौजवान से हसद निकालने के लिए उसको मारने का बहाना मिल जाता है। मेरे लिए सब की ज़ात बराबर काबिल एहतराम है, लेकिन हमारे ये रईस अपनी हरकतों से अपनी ज़ात को खुद बदनाम करते हैं। योर ऑनर, क्या अब भी वक्त नहीं आया जब उनका एहतसाब किया जाएगा? हाशिम ने पहले कागज़ पे एक सतर मज़ीद खींची। सिर्फ शेरू क्यों, हाशिम करदार क्यों नहीं? देखकर पुरसोच नज़रों से उसने पहली कतार में परे बैठे सादी को देखा और फिर जुमर को। जुमर ने उसकी निगाहों की हिद्दत महसूस कर ली थी या क्या? उसने पलटकर हाशिम को देखा। हाशिम ने रुख मोड़ लिया, मगर जुमर उधर ही देखती रही, यूं ही बेमकसद। फिर यकायक नज़रों के सामने से अदालती कमरे की कुर्सियाँ और वो तमाशाइयों जैसे लोग गायब होते गए। हवा ने उसको और उसके जहन को पीछे खींचा और वो इस रूम में बहती चली गई।